नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 25 के अंतर्गत इस दक्कन सल्तनत के बारे में। देखिए, दक्कन सल्तनत का जो पूरा का पूरा जो अगर कोरिलेट करने का प्रयास किया जाए तो बिल्कुल इसका संबंध बहमनी साम्राज्य से जुड़ेगा, चूँकि बहमनी साम्राज्य का कमज़ोर होना ही इन दक्कन के 5-5 सल्तनों में उसका क्षेत्र का विभाजन होना ही है। और ये 5-5 जो क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं आज का क्लास के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें कुछ प्रमुख शासकों के नाम और उससे संबंधित उनके कार्यों को पूछा जाता है। लेकिन इससे भी कहीं इम्पोर्टेंट है, अगर आज इस क्लास को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो खासकर जब आप मुग़ल साम्राज्य को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें जब मुग़लों की जब दक्षिण का जो साम्राज्य विस्तारवादी जब प्रक्रिया जब शुरू हो जाएगी, खासकर उस अकबर के समय से ही, उसके बाद शाहजहाँ, औरंगजेब के आते आते देखेंगे तो ये वाला एरिया बहुत ही उस समय कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है। और यही कारण है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ रटने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है कि शाहजहाँ ने किस क्षेत्र को अधिग्रहण किया, औरंगजेब ने किस क्षेत्र को किया। तो उसको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आज इसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर लें। खासकर इन एरिया के जो भी भौगोलिक लोकेशन है यहाँ पे इसको करेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चल के इन्हीं क्षेत्रों में से देखेंगे तो यहाँ पे मराठों का यहाँ पे उदय भी शुरू हो जाएगा। नीचे इधर आपको देखेंगे तो मैसूर का हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे खासकर तो हैदराबाद का जो निज़ाम का जो क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सब यहीं से ओरिजिन, ये जो दक्कन सल्तनत का जो एरिया माना जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी क्यूरी है तो व्हाट्सएप करें, पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ था कि देखिए बहमनी साम्राज्य का जो प्रशासन किस तरीके से चल रहा था, तो हमने यह देखा था कि प्रशासन को शानदार तरीके से चलाने के लिए बहमनी शासकों के द्वारा पूरे के पूरे उस बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया था। जैसे कि नंबर 1 था, ठीक है, गुलबर्गा वाला एरिया था, दौलताबाद, उसके बाद बरार, उसके बाद यहाँ पे बीदर। तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे कि गुलबर्गा वाला एरिया अगर देखा जाए तो यही है गुलबर्गा वाला एरिया, जिसमें बीजापुर का क्षेत्र भी शामिल था। उसके बाद दौलताबाद की बात किया जाए तो ये जो अहमदनगर आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र था। बरार वाला देख रहे हैं ऊपर वाला, और यहाँ पे जो बीदर का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला एरिया था। और आगे चल के चूँकि ये गोलकुंडा की तरफ यहाँ पे जो वारंगल का जो काकतीय वंश का जो, ठीक है, कभी का साम्राज्य हुआ करता था, आगे चल के जब इस वारंगल के क्षेत्रों को जीत लिया जाएगा तो फिर यहाँ पे गोलकुंडा नामक यहाँ पे शहर बसाया जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा का पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। अब इसी चीज़ को आगे चल के जब बहमनी साम्राज्य का जो अंतिम शासक के रूप में जिसको जाना जाता है महमूद शाह तृतीय का एक संरक्षक के रूप में आया हुआ था महमूद गवा, उसने इन 4 क्षेत्रों को 8 क्षेत्रों में डिवाइजन कर दिया ताकि प्रशासनिक नीतियों को और शानदार तरीके से लागू किया जा सके। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि आप गुलबर्गा को इसने बीजापुर और गुलबर्गा में बांट दिया। देख पा रहे हैं यहाँ पे बीजापुर को ध्यान रखिएगा, बीजापुर और गुलबर्गा में यहीं से। उसके बाद दौलताबाद को दौलताबाद और जुन्नर में, बरार को देखिए गाविल और माहौर में, और तेलंगाना, चूँकि उस समय तक तेलंगाना को ये जो गोलकुंडा वाला एरिया यहाँ पे जीत लिया गया तो इसको राजमुंदरी, बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, राजमुंदरी। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वारंगल में। कुल मिला के देख पा रहे हैं यहाँ पे अब ये 8 क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियों को शानदार तरीके से चलाने के लिए जिस महमूद गवा के द्वारा बांटा गया, चूँकि उस समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि महमूद गवा की एक तरीके से वजीर के पद में, प्रधानमंत्री के पद में काफ़ी एक योग्य व्यक्ति हुआ करता था, शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए इन्हीं सारे क्षेत्रों के लोगों ने क्या किया, तो उसको पूरी तरीके से फंसा दिया इन द सेंस कि कुछ, ठीक है, गलत आरोपों में उसको पूरी तरीके से दोषी ठहरा यहाँ पे दे दिया गया। और वो जो शासक था बहमनी साम्राज्य का, जो महमूद तृतीय था, उसके द्वारा उसको, ठीक है, दंडित करने के एवज में उसकी हत्या करवा दिया गया, फांसी में लटकवा दिया गया। और वहीं से माना जाता है कि इस विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। अब चूँकि अब पूरा का पूरा इस एरिया में विजयनगर साम्राज्य में कोई ऐसा महमूद गवा टाइप का कोई व्यक्ति नहीं है जो इनको मैनेज कर पाए। और यही कारण है कि देखेंगे तो इन्हीं 4-4 क्षेत्रों से 5 जो क्षेत्र यहाँ पे सेपरेट होगा। अब ये सेपरेट एक बार नहीं होगा, एक बार अलग नहीं होगा, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड में यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जैसे कि माना जाता है कि 1484 ईस्वी से ही यहाँ पे शुरू होगा और ये प्रक्रिया चलते रहेगा। और देख पा रहे हैं यहाँ पे 5-5 भागों में जो बटा हुआ है। यहीं पे जियोग्राफिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से आप लोग क्लियर कर लीजिए ताकि आगे कभी भी समस्या नहीं है। तो बहमनी साम्राज्य से अलग हुए
5 प्रांत कुछ इस प्रकार है, जैसे सबसे ऊपर है यहाँ पे अहमदनगर, ध्यान रखिएगा अहमदनगर। उसके बाद यहाँ पे है देखिए बरार, इसके बाद यहाँ पे बीजापुर, इसके बाद गोलकुंडा और दक्कन की लोमड़ी कहे वाला क्षेत्र में, लोमड़ी मैंने ठीक है दुब के रहेगा, ठीक है, तो बीदर हो जाएगा। अब यही जो 5 जो एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे शासक आए हैं। उन सारे शासकों को देखना तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें से जो प्रमुख शासक हुए हैं उनको ही हम लोग देखते चलेंगे। इसमें चांद बीबी वगैरह का भी नाम आएगा, जो मुगलों से काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो इस ठीक है बीजापुर या फिर हम कह सकते हैं कि अहमदनगर के क्षेत्रों को ये रक्षा करते हुए भी नजर आएगी। तो काफ़ी ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इन सारे क्षेत्रों को कब कब यहाँ पे मिलाया जाएगा, हम लोग खासकर यहाँ पे थोड़ी बहुत मुगलों की भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, ताकि आने वाले टॉपिक से आप बेहतरीन तरीके से कोरिलेट कर पाएँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप थोड़ा इसे समझ लीजिए। ये जो टेबल है, जैसे कि बरार है, सर्वप्रथम माना जाता है किसी बरार ने अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास किया 1484 में, और इसका संस्थापक बना फतेह उल्लाह इमाद शाह, ठीक है। ये जो वंश की स्थापना किया, इमाद शाही वंश का, इसने राजधानी सर्वप्रथम एलिचपुर बनाया। आगे चल के इस बरार का देख पा रहे हैं ना, यही जो बरार का एरिया था, इस अहमदनगर के द्वारा इसको विलय कर लिया जाएगा, अर्थात अहमदनगर में पूरा का पूरा ये यहाँ पे मिला लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बीजापुर आएगा 1489 में। 1489 में इसकी स्थापना करेगा यूसुफ आदिल शाह खां, और ये आदिल शाही वंश की स्थापना करेगा। और यहाँ पे आप देख पर इसने अपनी राजधानी नौरसपुर बनाया हुआ है, और आगे चल के इसको औरंगजेब के द्वारा अपने क्षेत्र में मर्ज कर लिया जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। अब आया देखिए लास्ट में यहाँ पे अहमदनगर, ठीक है, लास्ट में नहीं है, तीसरे नंबर पे है 1490 के आसपास अहमद ठीक है शाह के द्वारा यहाँ पे किया गया, और माना गया कि यहीं से निजाम शाही वंश की यहाँ पे स्थापना हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, निजाम शाही वंश की स्थापना यहाँ पे हो जाएगी। इसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम जुन्नार बनाया, और इसको आगे चल के देखिए शाहजहाँ के द्वारा यहाँ पे अधिग्रहण कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पे समझना है कि अगर शाहजहाँ अहमदनगर का अधिग्रहण कर रहा है, तो अहमदनगर ने किसका अधिग्रहण किया है, तो बरार का। इसका मतलब कि शाहजहाँ जब अहमदनगर का अधिग्रहण करेगा, तो पूरा पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अहमदनगर और बरार, पूरा पूरा जो एरिया सर्वप्रथम देखेंगे तो शाहजहाँ के समय मुगलों में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा गोलकुंडा का क्षेत्र, ठीक है, जो देख पा रहे हैं यहाँ पे इधर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ गोलकुंडा के एरिया बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा, ठीक है, इधर आ जाएगा इधर, ठीक है, मछलीपट्टनम के तरफ, जो आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट बनेगा, खासकर जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों का आगमन होगा। तो गोलकुंडा वाला एरिया, ठीक है, 1512 में कुतुब अली शाह के द्वारा इसकी संस्थापना किया गया। कुतुब शाही वंश, इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। आगे चल के इस औरंगजेब के द्वारा, ध्यान रखिएगा, इस औरंगजेब के द्वारा इस ठीक है गोलकुंडा के क्षेत्रों को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। तो ये गोलकुंडा वाला एरिया काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, खासकर औरंगजेब जैसे शासकों के लिए। बेचारा औरंगजेब यहीं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बेचारा जाते जाते घोड़ों से सवारी करते करते बेचारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बीदर का क्षेत्र। देख पा रहे सबसे लास्ट में 1526 में यहीं अपने आप को सेपरेट करता है अमीर अली बारिद के नेतृत्व में। यहाँ पे बारिद शाही वंश की स्थापना हो जाएगी, राजधानी होगी यहाँ पे बीदर, और इसको ध्यान रखिएगा बीजापुर के द्वारा, ठीक है, अधिग्रहण कर लिया जाएगा। और बीजापुर को देखिए औरंगजेब के द्वारा अधिग्रहण किया गया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि बीजापुर को जब औरंगजेब के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, और ठीक है, और ये जो बीदर को, ठीक है, बीजापुर के द्वारा अधिग्रहण किया गया है, तो जब औरंगजेब इन सारे क्षेत्रों को अपने अंडर कंट्रोल में करेगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा बीजापुर और ये हो जाएगा यहाँ पे बीदर। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा इन क्षेत्रों को पूरे तरीके से, ठीक है, औरंगजेब कंट्रोल कर लेगा, और गोलकुंडा को भी कर लेगा, जो सबसे बड़ी समस्या के कारण होगा। यहाँ पे चूँकि हिंदू भी कम्युनिटी के लोग काफ़ी बड़े मात्रा में रहेंगे, मुस्लिम भी काफ़ी लोग बड़े मात्रा में यहाँ पे आ जाएंगे, और ख़ासकर वहाँ पे देखेंगे तो एक सांप्रदायिकता का दौर वहाँ पे शुरू हो जाएगा, और इसी को मैनेज करते 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 बेचारा औरंगजेब यहीं पे फंस के रह जाएगा। तो पूरा पूरा यही है। अब चलिए एक एक यहाँ पे जो वंश है, खासकर एक एक जो क्षेत्र है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट शासक है उसके कार्यों को देखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग यहाँ पे बरार का। देखते चलिए आप लोग, सर्वप्रथम इसी ने अलग होने की घोषणा किया हुआ था, बरार ने। इसका संस्थापक था फतेह उल्लाह खां इमादुल मुल्क, ठीक है। इसका जो वंश था इसी के नाम पे यहाँ पे है, देखिए पा रहे हैं, इमाद शाही वंश। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इमाद शाही वंश की इसने स्थापना किया। इसने राजधानी सर्वप्रथम यहाँ पे एलिचपुर बनाया, और आगे चल के इसके जो भी उत्तराधिकारी होगा सब, ठीक है, उस सब के द्वारा यहाँ पे ग्वालीगढ़ को राजधानी बनाया जाएगा।
शासक इसमें देखा जाए तो देखिए फ़तेहुल्लाह खां इमादमुल का जो पुत्र है यही है अलाउद्दीन इमाद शाह। उसके बाद से देखिए एक इसका पुत्र होगा दरिया इमाद शाह, और उसके बाद से इसका भी एक आप कह सकते हैं कि अल्पवयस्क पुत्र होगा बुरहान इमाद शाह। और इसी बुरहान इमाद शाह को ध्यान रखिएगा कि इसका एक मंत्री के द्वारा जिसका नाम है तुफल खां, ध्यान रखिएगा तुफल खां, ठीक है, इसको हटा के तुफल खां राजगद्दी पे बैठेगा। सूदखोर माना जाता है और आगे चल के अहमदनगर का जो सुल्तान होगा मुर्तज़ा प्रथम, ध्यान रखिएगा मुर्तज़ा प्रथम 1574 ईस्वी के आसपास इस बरार वाले एरिया को अहमदनगर पे मिला लेगा। तो ये वाला पूरा पूरा ठीक है, एरिया पूरा कंप्लीट हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं बीजापुर, ठीक है, अब यही है बीजापुर का एरिया नीचे है। इसका जो संस्थापक हुआ है यूसुफ आदिल शाह खां, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूसुफ आदिल शाह खां। वंश इसने जो स्थापना किया, फिर से रिपीट हो रहा है, आदिल शाही वंश किसने स्थापना किया, और राजधानी इसने बनाया अपना नौरसपुर, और स्वयं को इसने तुर्की का, ठीक है, जो ऑटोमन राजवंश का जो वंशज के रूप में इसने अपने आप को स्टेबलाइज किया। क्योंकि उस समय ध्यान रखना है तुर्की में खासकर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य के भागों में उस समय मुस्लिमों का यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका था, अर्थात ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो ये लोग वही था ना कि अपने वंश को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए जो बड़ा बड़ा जो आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम राजघराना होता था वहाँ से अपने वंश को कनेक्ट करने की कोशिश करता था। देखिए यहाँ पे कुछ शासक हुआ है, इन शासकों को यहाँ पे नाम ध्यान रखना है बीजापुर के शासकों को। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह। चूँकि शासकों की लिस्ट देखिए बहुत लंबी चौड़ी है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। इसमें वैसे ही शासकों को पूछा जाता है जिसने कुछ कार्य किया है, जिससे कुछ संबंधित चीज़ें हैं, इसीलिए इसमें क्रम से नहीं देखेंगे बल्कि हम लोग कुछ सिलेक्टेड शासकों को ही देखेंगे। उसके बाद आएगा देखिए यहाँ पे इब्राहिम आदिल शाह प्रथम, इसने पहला सुल्तान अपने आप को घोषित किया। तो ये तो क्रम से अभी देखिए इसका यूसुफ आदिल शाह का ये पुत्र है, पहला सुल्तान इसी ने अपने आप को घोषणा किया, ठीक है, इस बीजापुर के अंतर्गत। उसके बाद एक और शासक आएगा अली आदिल शाह प्रथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो विवाह हुआ था, ध्यान रखिएगा, अहमदनगर का जो हुसैन जो निजाम शाह था जिसने अहमदनगर की स्थापना किया हुआ था, उसी की जो पुत्री थी चांद बीबी, बहुत ही फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, चांद बीबी का इससे विवाह हुआ था अली आदिल शाह प्रथम से। लेकिन अल्प समय में, मैंने कुछ ही दिनों के बाद अली आदिल शाह प्रथम की मृत्यु हो जाएगी, जिसके वजह से चांद बीबी देखेंगे तो यहाँ पे अगला जो शासक होगा उसका संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। लेकिन जब उसको बीजापुर के क्षेत्रों से हटा दिया जाएगा तो फिर वो वापस अपने घर अर्थात अहमदनगर की तरफ जाएगी। इस प्रकार देखेंगे कि जब मुग़लों का अटैक हो रहा होता है खासकर अहमदनगर के क्षेत्रों में, बीजापुर के क्षेत्रों में, तो चांद बीबी ज़बरदस्त तरीके से उनका सामना करते हुए नजर आएगी। अर्थात रजिया सुल्तान के बाद से अगर मुस्लिम, ठीक है, शासिकाओं में अगर काउंट किया जाए तो चांद बीबी का नाम दूसरे नंबर पे आता है। इसी के समय देखा जाए अली, ठीक है, जो आदिल शाह प्रथम ने एक कुएं का निर्माण करवाया जिसको बावड़ी, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, और इसी को आज वर्तमान में चांद बावड़ी, मैंने देख पा रहे हैं ना, अपनी बीबी का नाम से इसको इंटरलिंक करने का प्रयास किया। अब इसका ध्यान रखिएगा, एक भतीजा आएगा, कह सकते हैं कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का सबसे इम्पोर्टेंट शासकों में से एक है। इसका जो वास्तविक कह सकते हैं कि संरक्षक के रूप में, शासका के रूप में इसकी अपनी चाची होती है जिसका नाम है चांद बीबी। देखिए यही वो चांद बीबी है जब इसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो अब ये जो इब्राहिम आदिल शाह को विद्या प्रेमी और संरक्षक के रूप में जाना जाता है, इसे जगत गुरु के नाम में जाना जाता है। इसके अलावा इससे अबला बाबा, ठीक है, तो आपको समझना है यहाँ पे जगत गुरु, चूँकि इसने बहुत अधिक विद्या प्रेमी और संरक्षकों को यहाँ पे संरक्षण दिया था। खुद ही ये बहुत अच्छा एक, ठीक है, कह सकते हैं कि साहित्यकार भी था, तो इसको जगत गुरु के नाम से जाना जाता है। अबला बाबा मतलब गरीबों को बहुत अधिक दान देता था, गरीबों की बहुत अधिक सेवा करता था, अबलाओं को समझना है आपको, तो इसको अबला बाबा भी, ठीक है, बोला जाता है। हिंदी गीत संग्रह ध्यान रखिएगा, इसी ने लिखा हुआ जिसका नाम है किताब-ए नौरस, बहुत ही फेमस नाम है किताब-ए नौरस, ध्यान रखिएगा, इसी के द्वारा लिखा गया है। और इसने एक, ठीक है, नया नगर बनवाया जिस नगर का नाम है नौरसपुर नगर। फरिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहासकारों में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम फरिश्ता का भी है। इसने जो अपनी पुस्तक लिखा हुआ है तारीख फरिश्ता, माना जाता है कि इसी शासक के समय इस रचना को इसने पूरा किया। तो प्रश्न को थोड़ा इंटरलिंकिंग करके यहाँ पे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट शासक है यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह। इसके समय देखिए गोल गुंबद, बहुत ही फेमस नाम है गोल गुंबद, ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे तो एक बहुत बड़ी आकृति बन के आ जाएगी गोल गुंबद। तो मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था। उसके बाद आएगा सिकंदर आदिल, देख पा रहे हैं इसी के समय
1686 ईस्वी के पास औरंगजेब इस क्षेत्र को यहाँ पे जीत लेगा, अर्थात बीजापुर के क्षेत्रों को यहाँ पे जीत लेगा। तो ध्यान रखिएगा शासक कौन है, सिकंदर आली यहाँ सिकंदर यहाँ पे आदिल है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है अहमदनगर का क्षेत्र, देख पा रहे हैं यही है अहमदनगर। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बिल्कुल ये पांचों का पांचों क्षेत्र में बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाना चाहिए कि कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहीं देखेंगे ना तो अहमदनगर और बरार के ऊपर यहीं पे खान देश आपको मिल जाएगा। तो इस खान देश वगैरह है, मालवा है, जौनपुर है, ठीक है। इसके अलावा इधर बंगाल का क्षेत्र है, इधर राजस्थान का क्षेत्रों की तरफ कुछ क्षेत्र है यहाँ पे। तो उसको मैं एक सेपरेट क्लास में लेकर आऊँगा, अगला क्लास ही मोस्ट प्रोबेबली होगा, जिसमें जो भी उस समय दिल्ली सल्तनत का जब धीरे धीरे पतन होगा तो जो सेपरेट जो छोटे मोटे शासक हुआ करते थे वहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसको एक क्लास में हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। अहमदनगर में देख पा रहे हैं इसका संस्थापक जो है यहाँ पे, ठीक है, अहमद शाह ही है यहाँ पे। और ठीक है, माना जाता है कि यही जो अहमद शाह था, महमूद गवाह, जो कभी योग्य बहमनी साम्राज्य का संरक्षककर्ता के रूप में उस महमूद शाह तृतीय का, ठीक है, मैंने उसका प्रधानमंत्री हुआ करता था, इसी अहमद शाह ने उसको फंसाया हुआ था, उसको दंड दिलवाया हुआ था। तो जब खुद से फंसवाया, दंड दिलवाया, तो देखिए जो सबसे बड़ा जो पद होता था वजीर का शासक के बाद से, उस वजीर के पद पे मैंने ये खुद यहाँ पे स्टेबलाइज हो गया। और एक उपाधि धारण किया इसने, निजाम मुल्क। ध्यान रखिएगा, निजामु मुल्क किसने? अहमद शाह ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसने जो वंश की स्थापना की, उस वंश का नाम ही हो जाएगा निजाम शाही। और इसने अपनी राजधानी बनाई जुन्नार, और इसके आने वाली जो पीढ़ी है इसको अहमदनगर या, ठीक है, खिरकी कह सकते हैं, अहमदनगर या खिरकी, अलग अलग राजधानी को, ठीक है, स्थानांतरित करेगा सब। अब इसी को जो पुत्री होगी, ध्यान रखिएगा, चांद बीबी, जो बहुत ही फेमस नाम है, जो बीजापुर के जो शासक था अली अहमद, उससे इसका शादी हुआ था। तो आगे चल के यही जो देखिए चांद बीबी जो है, सबसे पहले तो बीजापुर में रहेगी, क्योंकि उसकी, ठीक है, पति का मृत्यु वहाँ पे हो चुका है, वहाँ पे रहेगी। लेकिन कुछ समय के बाद से वहाँ से उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो वो अपने घर पे, मैंने ओरिजिनल जो अपने, ठीक है, मैंने समझ सकते हैं, पिता के पास यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि उसमें उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अल्पवयस्क उसका भाई होता है बुरहान करके, तो उसी के संरक्षणकर्ता के रूप में रहेगी। और उस समय जब मुगलों का आक्रमण होगा तो डट के उसका मुकाबला भी करेगी। तो इसीलिए काफ़ी चांद बीबी का नाम फेमस है, संरक्षक के रूप में। ध्यान रखिएगा, मुगल सेना के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ ही लड़ती हुई नजर आएगी। यही एरिया है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा अहमदनगर का, ठीक है। अब आगे चल के यही जब औरंगजेब आएगा तो अहमदनगर, बेरार, ठीक है, इन सबको सबसे पहले अधिग्रहण कर लेगा। सॉरी, औरंगजेब नहीं आएगा यहाँ पे, शाहजहाँ आएगा। ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और शासक आएगा जिसका नाम है हुसैन निजाम शाह प्रथम, ठीक है। इसने क्या किया था, ध्यान रखिएगा, मैंने इसी के समय बीजापुर और गोलकुंडा ने, मैंने इस, ठीक है, इसके क्षेत्र पे, अहमदनगर पे बीजापुर और गोलकुंडा को, चूँकि आपको राम राय याद होगा, ठीक है, राम राय जो विजयनगर का, आप कह सकते हैं कि वहाँ का एक सदाशिव राय जो शासक था, उसी का ये, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में हुआ करता था, संरक्षककर्ता के रूप में राम राय होता, तो सारी शक्तियों को अपने हाथों में लिया हुआ था। तो राम राय ने बड़ी ही कूटनीतिक कुशलता का परिचायक देते हुए दक्कन के सुल्तानों में फूट डालने का प्रयास किया था, और उसका नतीजा बहुत भयंकर हुआ, क्योंकि राम राय की जो शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो तालीकोटा के युद्ध में राम राय को पराजित भी किया था। तो राम राय को यहाँ पे समझना है, राम राय के ही नेतृत्व में माना जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा ने, ठीक है, और विजयनगर ने खुद अहमदनगर पे इस समय जो अटैक किया था, हुसैन निजाम शाह प्रथम के समय किया हुआ था। उसके बाद देखिए मुर्तजा निजाम शाह प्रथम है, ठीक है। मुगलों का पहली बार इसी के समय यहाँ पे माना जाता है कि इसी के समय यहाँ पे आक्रमण हुआ। ध्यान रखिएगा, निजाम शाह प्रथम के समय। मुर्तजा निजाम शाह यहाँ पे द्वितीय आएगा। और इसके समय देखिए बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम है, इस नाम को आपको भूलना नहीं है, मलिक अंबर। ध्यान रखिएगा, मलिक अंबर। बहुत ही मामला कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो गया था, ध्यान रखिएगा, इस क्षेत्र का। और मलिक अंबर यहाँ पे वजीर के पद पे यहाँ पे नियुक्त होगा, क्योंकि उस समय लगातार मुगल आक्रमण होगा, इसीलिए ये, ठीक है, अबिसिनियाई, ठीक है, अबिसिनिया का व्यक्ति है मलिक अंबर, एक विदेशी व्यक्ति है, लेकिन अपनी कूटनीतिक कुशलता का एक बेहतरीन, मतलब कह सकते हैं कि सेनानायक का परिचय देते हुए इसने मुगलों से लोहा भी लिया। और देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मुगलों पर यह आक्रमण करेगा, जो भी मुगल आसपास के क्षेत्रों पे अपना अधिग्रहण किया है, वहाँ पे गोरिल्ला युद्ध बहुत ही फेमस है। ध्यान रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध, भारत में अंबर मलिक को गोरिल्ला युद्ध का जनक भी माना जाता है, जिसको आगे चल के देखेंगे
तो महाराणा प्रताप के द्वारा भी गोरिल्ला युद्ध को लाया जाएगा, शिवाजी के द्वारा भी गोरिल्ला युद्ध को लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ओरिजिन जो है ना इस, ठीक है, मलिक अंबर को यहाँ पे माना जाता है। तो बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मलिक अंबर गोरिल्ला युद्ध का, ठीक है, जनक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आएगा मुर्तज़ा निज़ाम शाह, थर्ड आएगा, और 1633 ईस्वी के आसपास शाहजहाँ के द्वारा इनके क्षेत्रों को यहाँ पे जीत लिया जाएगा। तो अभी कन्फ्यूजन नहीं करना, कभी कभी लग रहा होगा कि औरंगजेब आ रहा है, कभी शाहजहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले शाहजहाँ आएगा, शाहजहाँ का पुत्र यहाँ पे औरंगजेब होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे एक है गोलकुंडा, बहुत ही फेमस क्षेत्र। सबसे पहले तो गोलकुंडा, ठीक है, जो वहाँ पे कह सकते हैं कि हीरे की सोने की खदान जो काफ़ी फेमस है, वहीं जो निकला हुआ था, आप कह सकते हैं कि, ठीक है, कोहिनूर जो हीरा है इसी गोलकुंडा के खदान से निकला हुआ था, जिसको मलिक कफूर ने प्राप्त किया हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी को दिया हुआ था। तो ये वही गोलकुंडा का क्षेत्र है जो वर्तमान में देखा जाए तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जो कभी वारंगल तेलंगाना का क्षेत्र हुआ करता था, यही ये गोलकुंडा का क्षेत्र है। यहाँ का संस्थापक था, देखिए, कुली कुतुब शाह, ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह। वंश की अगर बात करें तो यहाँ पे कुतुब शाही वंश की इसने स्थापना किया और इसने राजधानी बनाया अपना गोलकुंडा, और ये कोई और क्षेत्र नहीं था बल्कि वारंगल का क्षेत्र था, जो भी मैंने आपको बताया हुआ था। यहाँ पे गोलकुंडा को देखिए, सबसे जो फेमस है, साहित्यकारों की बौद्धिक क्रीड़ा स्थल के रूप में इसको जाना गया। बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे तो साहित्यकार वगैरह, चूँकि देखिए एक क्षेत्र था, ये तो हिंदू बहुल वाला क्षेत्र था, बहुत सारे हिंदू शासक यहाँ पे। तो ऑलरेडी पहले से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन आगे चल के जब दैमाबाद की तरफ, याद होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब राजधानी स्थानांतरित करवाया, तो पूरा पूरा दिल्ली की बुद्धिजीवी वर्ग उठ के दैमाबाद की तरफ आ गया। अब वही लोग फैल रहा है, कोई और नहीं लोग है वहाँ पे, ठीक है, वही लोग फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। और गोलकुंडा में इसीलिए यहाँ पे आके लोग जम गया, साहित्यकारों की बौद्धिक क्रीड़ा स्थल थी, यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और शासक है, इब्राहिम कुली कुतुब शाह। इसके समय, ठीक है, इसने एक उपाधि धारण किया जिस उपाधि का नाम है कुतुब शाह। इसके बाद यहाँ पे देखिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह है। यहाँ पे हैदराबाद नगर का संस्थापक किसी को माना जाता है, अर्थात वर्तमान में जो हैदराबाद है, जो आगे चल के देखेंगे मुगलों के समय, ठीक है, निज़ाम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा और वो निज़ाम धीरे धीरे आगे, ठीक है, जब मुगल कमज़ोर होगा तो अपने आप को सेपरेट भी कर लेगा। तो ये हैदराबाद पे यहाँ पे फिर से आएगा, यहाँ पे निज़ामों का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद नगर की स्थापना किया गया। इसको, ठीक है, दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता भी यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि दक्कन में ध्यान रखना, जो, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, वहाँ पे उर्दी कविताएं इसी के समय यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से मैंने लिखा गया, संरक्षक दिया इसने। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देख पा रहे अब्दुल्ला कुतुब शाह, इसी के समय ध्यान रखिएगा, इसकी जो माता जो होगी, ठीक है, इसके संरक्षक के रूप में होगी, क्योंकि एक अल्पवयस्क होता है जिसका नाम है हयात बख्श बेगम, ध्यान रखिएगा, हयात बख्श बेगम। इसने क्या किया, तो अनेक ग्राम और सराय का यहाँ पे निर्माण करवाया। और फिर आएगा यहाँ पे अबुल हसन कुतुब शाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में बच जाएगा बीदर, छोटा सा, ठीक है, ये भी टॉपिक है, बीदर का एरिया देखिए बीच में बिल्कुल है, यहाँ पे बीदर। संस्थापक है इसका अमीर अली बारिद करके, और यहाँ पे जो वंश की स्थापना किया गया, बारिद शाही वंश की स्थापना किया गया, राजधानी खुद इसका बीदर ही था। और यहाँ पे देखिए अमीर अली बारिद जिसने स्थापना किया, इसको दक्कन की लोमड़ी बोला गया। बीच में देखिए दुबका हुआ बेचारा ये क्षेत्र, ठीक है। और इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने, ठीक है, याद करिए, इब्राहिम आदिल शाह जो सेकेंड ने इसी बीदर पर यहाँ पे आक्रमण कर दिया, जो बीजापुर का था ना, यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने बीदर पर आक्रमण कर दिया और 1619 ईस्वी में इसे बीजापुर में शामिल कर लिया। अब यहाँ पे बीजापुर, बीदर, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, गोलकुंडा हो जाएगा। इन तीनों ही क्षेत्रों को देखेंगे तो आगे चल के इसको औरंगजेब के द्वारा, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब के द्वारा इसे शामिल कर लिया जाएगा। और ये अहमदनगर और बारात का जो क्षेत्र है, इसको शाहजहाँ के द्वारा ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे शामिल कर लिया जाएगा। बस यही छोटा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। अब यही जो इलाका है आपको बार बार देखते रहना है, ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज छोटा सा टॉपिक था, यही कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे, अपना फीडबैक देते रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।